एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसमें हम प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हमने ब्रीदिंग का स्टेप कर लिया था, डिफ्यूजन का स्टेप कर लिया था, फिर हम ट्रांसपोर्ट का स्टेप डिस्कस कर रहे थे। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हमने स्टार्ट किया था, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस में हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन स्टार्ट किया था। एंड आई टोल्ड यू कि ऑक्सीजन दो तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। सबसे पहले डिसॉल्व फॉर्म में जाता है वो, देखो दो फॉर्म्स में, ये ऑक्सीजन दो फॉर्म्स में ट्रांसपोर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तीन तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। घुल करके इन द डिसॉल्व फॉर्म, यानी कि प्लाज्मा में घुल करके ऑक्सीजन, सिर्फ 3% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, जितना भी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम एल्वेओलर साइड टू द टिश्यूज, उसमें से ओनली 3% गेट्स ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म, इन द डिसॉल्व फॉर्म, घुल करके प्लाज्मा में चला जाता है। बाकी 97% यानी कि ज्यादातर इसका हिस्सा जो है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन करके जाता है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय हीमोग्लोबिन व्हेन इट बाइंड्स विद ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन क्या है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। ये रेड कलर की पिगमेंट है जिसमें आयरन भी एक हिस्सा होता है। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी से हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है, क्योंकि आयरन इसका हिस्सा है, और हीमोग्लोबिन की कमी होने की वजह से जो है एनीमिया पेशेंट को हो सकता है। ठीक है, एनीमिया की वैसे तो एनीमिया की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे आपको जस्ट एक ब्रॉडर एस्पेक्ट इसका बताते हैं। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करने की क्षमता रखता है। जैसे ही एल्वेओलाई के पास से ब्लड गुजरता है, ब्लड में आरबीसीज होती हैं, आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन होती है बच्चे, प्लाज्मा में खुली नहीं होती है, आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन होती है। दैट इज व्हाई रेड ब्लड सेल्स और आरबीसीज आर रेड इन कलर, एंड दैट रेड कलर इज प्रोवाइडेड बाय द रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन, व्हिच इज आल्सो द कलर गिविंग पिगमेंट, राइट। ये 4 ऑक्सीजन, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की क्षमता रखता है। और इसका एक मॉलिक्यूल देखेंगे आप, जो हमने रिएक्शन की फॉर्म में दिखाया है कि हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, Hb4O8, जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। और ये इसकी बाइंडिंग, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया है, ये इसकी बाइंडिंग टेम्पररी है और रिवर्सिबल है। टेम्पररी मतलब कच्चे तौर पर हुई है, रिवर्सिबल मतलब ये रिएक्शन पीछे की तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है। ठीक है, मैंने ये रब इसलिए इस तरफ भी हो सकता है, रिवर्सिबल है, लेकिन अभी हम इसी तरफ की बात कर रहे हैं जब ये ट्रांसपोर्ट होकर के जाता है। ठीक है, तो मेन फैक्टर देखो, ये टेम्पररी और रिवर्सिबल क्यों है? ताकि जब भी ये ब्लड इसको टिश्यूज तक लेकर के जाए, तो टिश्यूज में जाके ये रिएक्शन ऑपोजिट तौर पे हो जाए। ठीक है, इन एल्वेओलाई ये आगे की तरफ होता है और एट द टिश्यू साइड ये रिवर्स हो जाता है, यानी कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं, जिसमें से कि ऑक्सीजन जो है वो टिश्यू तक एंटर कर जाती है। अगर ये बॉन्ड इसके ऑपोजिट टेम्पररी ना होकर के परमानेंट होता है, यानी कि पक्का बॉन्ड होता, इरिवर्सिबल होता, यानी कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन ना होता, तो ये बॉन्ड परमानेंट बन जाता, और जिस जरूरत के लिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हुआ है, यानी कि टिश्यूज को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, वो मोटिव ये पूरा ना कर पाता। ठीक है, अब कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं ऑक्सीजनेशन के लिए? या ये जो बॉन्डिंग हुई है हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, दिस इज नोन एज ऑक्सीजनेशन। ठीक है, ये ऑक्सीजनेशन के लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल होगा हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो इसकी बॉन्डिंग, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की बॉन्डिंग डिटर्मिन करता है। इसके अलावा टेम्परेचर, H आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो ऑक्सीजनेशन को रेगुलेट करते हैं। और इनमें से जो फेवर करेंगे, ठीक है, हम अगर लिखते हैं फैक्टर्स फेवरिंग आ गया आपको, अगर फैक्टर्स फेवरिंग ऑक्सीजनेशन सिर्फ आपको नोट करना हो तो आप क्या लिखेंगे?
high PO2, low PCO2, low temperature and low H ion concentration. Low H ion concentration will mean high pH. Low H ion concentration will mean high pH. तो ये कुछ फैक्टर्स होंगे, हाई पीएच, लो PCO2, लो टेम्परेचर एंड लो H ion कंसंट्रेशन. ये कुछ फैक्टर्स होंगे जो इसको फेवर करते हैं ऑक्सीजनेशन को. ठीक है बच्चे? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग कैसे हो सकता है? फेवरिंग, यानी कि जो इसकी अटैचमेंट करवाने में मदद करे. इससे ऑपोजिट फैक्टर्स इनहिबिटिंग, बिल्कुल इसके ऑपोजिट हो जाएंगे. लो PO2 इनहिबिटिंग मतलब जो रोक रहे हैं, लो PO2, हाई PCO2, हाई टेम्परेचर एंड हाई H ion कंसंट्रेशन. दैट मीनिंग हाई H ion कंसंट्रेशन होगी तो pH लो होगी. ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको डिटर्मिन करते हैं ऑक्सीजनेशन को. हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ ज्यादा होती है देन कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए इतना ज्यादा अमाउंट में ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन. अब मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको एक क्वेश्चन फॉर्म में आपको इक्वेशन फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कितना अमाउंट ऑफ ब्लड कितनी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर पाता है. आई विल जस्ट रब दिस अप. जो कंसेप्ट हम करने जा रहे हैं उसमें आपको थोड़ा सा पुराना भी ध्यान में रखना होगा. जैसे हम बात कर रहे थे कि ह्यूमन के अंदर हम HB चेक करवाने जाते हैं कि हीमोग्लोबिन कितना होता है, तो वो थोड़ा जब तक मैं ये रख करती हूँ आप लोग थोड़ा याद करें कितना हीमोग्लोबिन होता है जब हम लोग मेजर कराने जाते हैं, जब हम लोग ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं. मैंने आपको बॉडी फ्लूइड्स इन सर्कुलेशन में उसके लिए बताया था कि लोग इसके लिए हीमोग्लोबिन टर्म यूज नहीं करते. हिंदी या पंजाबी में नॉर्मली जब बात करते हो इसको कहते हैं कितना खून है आप में, ऐसे करके बात करते हैं. याद है? तो कितना नॉर्मल अमाउंट मैंने आपको बताया था. पर 100 ml ऑफ ब्लड कितना हीमोग्लोबिन होता है? That will be useful to us here. नॉर्मल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें नियरली 12 to 15 करके रेंज किया था. ठीक है, तो वो नियरली 15 ग्राम्स होता है. मैं यहाँ पे जो कैलकुलेशंस आपको शो कर रही हूँ, जो मेरे दिमाग में कैलकुलेशंस, क्योंकि इसकी रेंज रहती है 12 to 15 का. मैंने आपको बताया था वैसे फीमेल्स में रेंज रहती है 12 to 15 और मेल्स में 13 to 17. लेकिन हम लोग जो एनसीईआरटी वाली रेंज है हम लोग वही कंसिडर करते हैं. मैं यहाँ पे लूंगी लेट दिस अमाउंट बी, लेट HB बी 14.5. मैं 14.5 के साथ ये सारी कैलकुलेशन कर दूंगी. ठीक है, 14.5 ग्राम्स पर 100 ml. ठीक है, 14.5 ग्राम्स पर 100 ml. अब नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊं तो 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, क्या हम ऐसे सीधा लिख सकते हैं 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन binds to 1.34 milliliter of oxygen.
oxygen. 1 gram of hemoglobin binds to 1.34 milliliters of oxygen. ठीक है, लेकिन हम लोग पेशेंट में या जिसकी भी हम बात कर रहे हैं उसमें कितना कंसिडर कर रहे हैं? 14.5 grams. If 1 gram of hemoglobin can bind to this much, अगर इसके अंदर 14.5 grams है, so 14.5 grams of hemoglobin, 14.5 सिर्फ उसके 100 ml में है, ठीक है, will bind to कितना? ये 1 ग्राम में है तो 1.34 इतना था 1 ग्राम में, मल्टीप्लाई बाय 14.5, ये आ जाएगा 19.4 मिलीलीटर्स. कितना आ जाएगा? 19.4 मिलीलीटर्स आ जाएगा. तो इतना 14.5 grams of hemoglobin will bind to 19.5 milliliters of oxygen. ठीक है, so we can say कि लेकिन this 14.5 gram is present in 100 ml. ठीक है, but this 14.5 gram of HB is present in 100 ml of blood. So we can say that, तो हम क्या कह सकते हैं? That 100 ml of blood in this particular person contains 19.4 milliliter of oxygen. अब इसी कैलकुलेशन को आप वेरी कर सकते हो. ठीक है, अगर यहाँ पे 15 ग्राम्स होता तो ये पूरा कैलकुलेशन क्या हो जाता? 1.34 मल्टीप्लाई बाय 15 हो जाता, तो ये 20.1 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन आ जाता. ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन ये ऑलमोस्ट चीजें सेम रहेंगी. तो अब होगा क्या देखा गया? 100 ml of blood contains this much oxygen. अब ऐसे इंसान में नोटिस क्या किया गया? हमें पता है कि किसी भी टिश्यू को जब ब्लड सप्लाई जाती है, तो वो ऑक्सीजनेटेड सप्लाई जाती है. ऑक्सीजनेटेड सप्लाई आर्टरीज लेकर के जाती है. मैं इसलिए रेड दिखा रही हूँ इसको. ठीक है, ऑक्सीजनेटेड सप्लाई आर्टरीज लेकर के जाती है और वहां से इसको ऑक्सीजन यहाँ पे कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है टिश्यू के पास जाके ब्लड वेसल्स, और ये ब्लड डीऑक्सीजनेट होकर के आगे जाता है. यहाँ पे आकर के ये कैपिलरीज में डिवाइड हो गया था. यहाँ पे ऑक्सीजन टिश्यू को मिली और टिश्यू ने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, तो ब्लड क्या हो गया? डीऑक्सीजनेटेड. इस तरह से फ्लो है इसका, है ना. अब जब हमने बात की कि 100 ml ऑफ ब्लड कंटेन्स 19.4 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन, तो ऐसे ह्यूमन बीइंग जिसमें 14.5 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड प्रेजेंट है, ऐसे में जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सैंपल हम लेंगे तो कितना निकला? इतना. सो 100 ml ऑफ, वी कैन से, यहाँ पे डाटा लेंगे हम, 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड contains
दिस मच 19.4 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, फिर इसका इसी पेशेंट का हम लोग सैंपल लेते हैं ऑफ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो इसको सप्लाई करने के बाद, इसको ऑक्सीजन देने और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद जब चला जाता है, तो 100 ml ऑफ deoxygenated blood contains, तो deoxygenated blood में deoxygenated का मतलब ये नहीं है कि सारी की सारी ऑक्सीजन निचोड़ ली उसमें से, यानी कि उसमें काफी हद तक ऑक्सीजन दे चुका है, जितनी ऑक्सीजन दे सकता था, ठीक है, वो दे चुका है, और कार्बन डाइऑक्साइड ले चुका है, उसको हम डीऑक्सीजनेट बोल सकते हैं, जो अभी और सप्लाई के हालत में नहीं होता। ठीक है, तो 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट इज द ब्लड इन द veins now, fine, which is deoxygenated, that contained, जो नोटिस किया गया है, यहाँ पे मिला नियरली 19.4 अगर मिला, तो आगे जो सैंपल हमें मिला that was 14.4 milliliter of oxygen was present in 100 milliliter of deoxygenated blood. 19.4 milliliter of oxygen was present in the oxygenated blood and 14.4 milliliter of oxygen were present in the 100 milliliter of deoxygenated blood. ये ब्लड तो वही है, वही 100 ml जो इसको सप्लाई करने जाता था, उसमें से ऑक्सीजन निकाल ली गई, फिर वो डीऑक्सीजनेट हो गया, तो यहां से टिश्यू के पास से गुजरने के बाद वो डीऑक्सीजनेट हुआ। आई रिपीट, इसके पास वो ऑक्सीजन लेके गया, एक्सचेंज हुआ, एक्सचेंज के बाद वो डीऑक्सीजनेट हो गया, तो सेम सैंपल का ही हम सेम पेशेंट में सेम उसी का सैंपल ले रहे हैं, वही 100 ml ब्लड है जो इस तरफ गया, एक्सचेंज किया, डीऑक्सीजनेट हो गया। एक्सचेंज से पहले उसमें हमें 19.4 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन मिला, यहाँ पे हमें मिला 19.4 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन, और डीऑक्सीजनेटेड में हमें मिला 14.4 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि दिस माइनस दिस, यहाँ से टिश्यू के पास से गुजरने के बाद अगर नोटिस करेंगे तो इसमें ऑक्सीजन कम हो चुका है। क्या हो चुका है? कम हो चुका है। पहले इतना था, फिर कम हो चुका है। कम हो चुका है यानी कि उसमें से ऑक्सीजन निकाल ली गई है। किसने निकाल ली? टिश्यू ने अपने इस्तेमाल के लिए। ठीक है, यानी कि हम बात कर, हमने सैंपल लिया, यहाँ पे 100 ml, यहाँ पे 100 ml, तो हम कह सकते हैं कितना ब्लड, इस 100 ml ब्लड में से कितना ऑक्सीजन निकाल दिया गया, दिस माइनस दिस, सो ऑक्सीजन supplied or we can say oxygen transported by 100 milliliter of blood. 100 milliliter of blood कितना ट्रांसपोर्ट करता है? 19.4 minus 14.4 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और ये कितना आ रहा है? नियरली 5 मिलीलीटर। तो हमारे पास डाटा आता है, जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो ये आता है। सो 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट्स, each 100 milliliter of blood, each sample 100 milliliter of blood transports 5 milliliter of oxygen। ठीक है, यानी कि 100 ml of blood ट्रांसपोर्ट करता है 5 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन। जब आयोटा से जा रहा था वो सप्लाई करने ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और उसके बाद वो वेना कावा में एंटर किया, उनका सैंपल लिया है हमने, प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो 100 ml में डिफरेंस हम लोगों को क्या मिला? 5 ml ऑक्सीजन का डिफरेंस मिला। दैट मीन्स दैट एवरी 100 ml sample of blood transports 5 milliliter of oxygen। तो यहाँ पे भी हम वैसे देख सकते हैं कि जब ये सपोज करो अयोटा में, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो सबसे बड़ी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, उसमें इतना है, और इसी का 100 ml, ये दिस इज 100 ml, ओके, 100 milliliter 20 milliliter of oxygen in 100 ml of blood।
ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमें पता कि 5 ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर देता है, तो रह जाएगा 20.1 माइनस 5 यानी कि 15.1 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन इन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि 5 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड, इन ईच केस 5 milliliter of oxygen is transported by 100 ml of blood। ठीक है बच्चे, one more important point, in strenuous conditions, एक चीज ध्यान रखो बच्चे कि ऐसे अगर नॉर्मली हम लोग बैठे हैं, हम लोग को ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, तो ज्यादा ऑक्सीजन नहीं चाहिए हमारे टिश्यूज को, तो ये नॉर्मल की हमने बात की है। लेकिन हम लोगों ने भागना दौड़ना है, रनिंग करना है, तो ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। ज्यादा एनर्जी चाहिए कि आप लोग देखते हो कि सांस भी चढ़ जाती है आपको भागने के बाद, क्योंकि वहां पे हम ब्रीदिंग रेट हमारा एकदम से बढ़ जाता है, बिकॉज वी रिक्वायर्ड मोर एनर्जी। सो जो भी फूड कंपोनेंट है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन की भी ज्यादा जरूरत होती है। एंड इन इवन अदर स्ट्रेसफुल कंडीशंस, इन एनी ऑफ द स्ट्रेनस कंडीशन, बी इट फिजिकल और मेंटल, एनीथिंग जहाँ पे हमें एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ती है, इन स्ट्रेनस कंडीशन सिर्फ 5 ml तब नहीं रहेगा। इन स्ट्रेनस कंडीशन, इवन स्ट्रेनस कंडीशन अप टू 15 milliliter of oxygen can be transported by 100 ml of blood। नॉर्मली 100 ml of blood नियरली 5 ml करता है, 5 ml ऑक्सीजन सप्लाई करता है, बट जब भी जरूरत पड़े तब ये 15 ml ऑफ ऑक्सीजन तक भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है। मैं ये रिपीट कराती हूँ आपको, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नॉर्मल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन कितना होता है? 12 to 15 का रेंज हमने किया था, 12 to 15 ग्राम्स पर 100 ml ऑफ ब्लड। अगर ये है 14.5 ग्राम्स, तो 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, हमें पता है ये चीज कि 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, as I told you, one hemoglobin molecule binds with 4 oxygen molecules. With similar data, we know that 1 gram of hemoglobin has the capacity to bind to 1.34 milliliters of oxygen, and 14.5 grams of hemoglobin will thus bind to 1.34 multiplied by 14.5, coming to 19.4 grams of hemoglobin. But this 14.5 grams of hemoglobin, we know that it is present, we are talking about 14.5 grams per 100 ml. It is present in the 100 ml of blood. So 100, we can say that 100 ml of blood carries 100 ml of oxygen, that oxygenated blood carries this 14.4 milliliter of oxygen, 19.4 milliliter of oxygen, and we have measured that iota carrying the oxygenated blood. In that 100 ml of blood carries, if it carries 14.4, then we measure the amount of oxygen in the deoxygenated blood coming to the vena cava, which has completed all the exchange work with the tissues. In that, the sample of the deoxygenated blood, if we take the 100 ml out of it, it tends to contain about 5 ml less than that, and in this case we can say about 14.4 milliliter of oxygen it contains. So we can say that it has supplied the 19.4 minus 14.4, it has supplied 5 milliliter of oxygen to the tissues. So we can say that the 100 ml of blood transports about 5 milliliter of oxygen, and but in strenuous conditions, in the strenuous condition where we require more of the energy, it can transport up to 15 milliliter of oxygen can be transported by the 100 ml of blood. That's all with this topic. Now we are going to start with oxygen hemoglobin dissociation curve. I'm going to rub this, and you can just take the screenshot of this or note it down.
बच्चे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ दो क्वेश्चंस डिस्कस कर, कुछ ऐसे क्वेश्चन स्पेसिफिकली दो ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहती हूँ जिनके आंसर में आप लोग जनरली कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है बच्चे, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एल्वेओलाई, एमसीक्यू भी डिस्कस कर रही हूँ। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस in the alveoli takes place by, इसमें कंफ्यूज होने वाली आप कहते हो कि क्या बात है ना, तो इसमें ऑप्शन रहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, osmosis and simple diffusion। अब बताओ हो रही कंफ्यूजन? जिनको तो कंसेप्ट पूरा क्लियर था उनको थोड़ा सा लग रहा होगा कि मैम इसमें तो दो आंसर सही हैं, राइट? लग रहा है किसी को? एक्चुअली ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चंस ही, एमसीक्यूज ये कुछ लोग समझ लेते हैं कि इट इज वेरी इजी टू अटेम्प्ट एमसीक्यूज, 4 ऑप्शन होंगे, एक टिक करके आना, वो तुक्का भी लग जाएगा, बड़ी आसानी से हो जाएगा। बट हाउ आर दे कंफ्यूजिंग? इसमें जिन लोगों ने तो बिल्कुल ऐसे सेंटेंस वाइज पढ़ रखा है, हाँ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय सिंपल डिफ्यूजन, वो तो सीधा कह देंगे कि ये ठीक है, लेकिन कंसेप्ट अगर ध्यान में हो, आप लोग कहोगे कि सिंपल डिफ्यूजन इज अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट होंगे, है ना? पैसिव क्यों? पैसिव में मैंने आपको दो बताए थे, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। पैसिव होते हैं ये दोनों, है ना? एक्चुअली लकी वही लोग रहेंगे जिन्होंने सीधा रट्टा मारा हुआ, इसको टिक करके आ जाएंगे। बट जैसे ही कंसेप्ट आप आगे करोगे, प्लांट फिजियोलॉजी कर लोगे और भी कई चैप्टर्स कर लोगे, तो आपको ये सारी चीजों का प्रॉपर बेस बन जाता है, फिर आप इन चीजों में कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हो। फिर आप देखोगे कि पैसिव ट्रांसपोर्ट दो तरह का, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इन दोनों में एनर्जी जो है वो इस्तेमाल नहीं होती है, दैट इज राइट, इज पैसिव। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो है वो एनर्जी इस्तेमाल होती है। ठीक है, इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, पर्टिकुलरली एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं इसमें। तो इन दोनों में से हम प्रेफर्ड आंसर क्या यूज करेंगे? देखो, पैसिव ट्रांसपोर्ट तो ये है, लेकिन हम लोगों को आंसर देना होता है स्पेसिफिक। कैसे आप ऐसे आंसर्स में जहां पे आपको लगता होगा कि दो आंसर सही है, कैसे करेक्ट करोगे? आप मोस्ट करेक्ट, हमेशा बायोलॉजी में आपको सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो टिक करके आना होता है। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको डाक करके आना होता है। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? पैसिव के दो टाइप्स हैं, सिंपल और फैसिलिटेटेड, लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम सिंपल कह देंगे इट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो हम लोग को डिस्क्राइब करना पड़ेगा व्हाट टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। बट व्हेन वी से सिंपल डिफ्यूजन, तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि सिंपल डिफ्यूजन है, देन इट इज ऑब्वियसली पैसिव, है ना? तो द आंसर वुड बी दिस, सिंपल डिफ्यूजन, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एल्वेओलाई टेक्स प्लेस बाय सिंपल डिफ्यूजन। अभी तक आपको ये आसान लग रहा होगा, लेकिन मैक्सिमम चैप्टर्स करने के बाद कुछ बच्चों को लगता है कि 2 आंसर्स कैन बी करेक्ट। ठीक है, मे बी कुछ बच्चों को अभी भी लग रहा हो। सो बेस्ट आंसर ढूंढना होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर और द बेस्ट आंसर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसमें आता है, वो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मैक्सिमम एट, the partial pressure of oxygen is maximum at, अब मैक्सिमम वैल्यू हमने की थी इंस्पायर्ड एयर 159, है ना? तो लेकिन इंस्पायर्ड इधर ऑप्शन में नहीं है, तो जितने भी ऑप्शंस हैं हम उनको ही कंपेयर करेंगे, जितने भी ऑप्शंस हैं हम उनको ही कंपेयर करेंगे। एल्वेओलर एयर, आर्टिरियल ब्लड, एल्वेओलर एयर, आर्टिरियल ब्लड, वीनस एंड एक्सपायर्ड।
वीनस ब्लड एंड एक्सपायर्ड लीवर। अब बच्चे इसमें क्या होता है, ये क्वेश्चन कौन से बच्चे गलत करके आते हैं? ये क्वेश्चन वो बच्चे गलत करके आते हैं जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो मैंने आपको पार्शियल प्रेशर्स का टेबल कराया है, जो उसको याद करके नहीं जाते। ठीक है, तो वो बच्चों को लगेगा कि भाई एल्वेओलर एयर, क्योंकि वहां पे मैक्सिमम ऑक्सीजन आ रही है, उसमें उसको लगा करके आ सकते हैं। लेकिन अगर आप वैल्यूज ढंग से याद करके जाएंगे, जो टेबल में लिखी है उसमें सबसे ज्यादा जिसकी वैल्यू ऑप्शन में नहीं है, तो हम इन चारों को भी कंपेयर करेंगे कि इन चारों में से सबसे ज्यादा कौन है, तो एक्सपायर्ड एयर कम्स आउट टू बी द आंसर। ठीक है, तो हमेशा कुछ चीजों में हमें क्वेश्चन दो तरह के हैं। ये वो क्वेश्चन है जिसमें बच्चे एक्स्ट्रा दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं, दिस मस्ट बी पॉसिबल, यहाँ पे तो ऑक्सीजन ले ली गई है, इसमें से कैसे हो सकता है। यहाँ पे बच्चे थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं, यहाँ पे हालांकि जरूरत नहीं थी, यहाँ पे लगाने की जरूरत, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली देखना पड़ता है स्पेसिफिक आंसर कौन सा है। यहाँ पे बच्चे लगाते नहीं है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जहाँ पे नहीं यूज करना है उसको एक्स्ट्रा हार्डवर्क करना शुरू कर देते हो, जहाँ पे करना होता है वहां पे नहीं करते, क्योंकि यू हैव टू चूज द क्वेश्चन कि कहाँ पे मुझे थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट करना है और कहाँ पे मुझे जस्ट डायरेक्ट आंसर टिक करना है। इफ इट इज डायरेक्ट फ्रॉम द टेबल, डायरेक्ट फ्रॉम अ डायग्राम क्वेश्चन आ रहा है, डायरेक्ट फ्रॉम द टेबल आ रहा है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, तो आप उस हिसाब से लगा के आओगे जो भी डाटा आपके पास अवेलेबल है। तो दीज टू क्वेश्चंस एक तरीके से आपको थोड़ा सा हिंट देते हैं। धीरे धीरे हम लोग डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाएंगे, थोड़ा सा आपको ये हिंट देते हैं। आपको डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे आगे चलेंगे तो डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस का भी थोड़ा बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, बिकॉज इट इज अ बिट ऑफ वो कंसेप्ट समझने वाला टॉपिक है। तो टॉपिक्स मैं नहीं चाहती आपके मिक्स हो जाए, तो उसको हम अलग एक पूरे लेक्चर में अलग ही डिस्कस करें। ठीक है बच्चे, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। ऑल द बेस्ट।